तो उनकी सस्टेनेबिलिटी भी संभव नहीं है। माइग्रेशन 100% उनको 4 से 5 साल के बाद करना ही करना है। तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे रोकें, और रोकने के साथ साथ ही हम एक वैश्विक समाधान को लेकर कैसे आगे बढ़ें, ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात है। मैंने इस पे लगातार 10 वर्षों से काम किया है, और बहुत गहराई से इस सब्जेक्ट को हाथ में लिया है। और देखा है मैंने किसानों के बीच में कि आज किसान हमारा किस तरह से पानी की समस्याओं से जूझता है, किस तरह से जो है मौसम परिवर्तन के प्रभाव से जूझता है, किस तरह से फसलों में लगने वाले कीड़ों से जूझता है, किस तरह से जो है एक बाजार की व्यवस्था से जूझता है, किस तरह से वो उत्पादन के घटते जो है वैल्यू से जूझता है, और किस तरह से वो क्वालिटी ऑफ फूड के कारण ना होने के कारण बाज़ार में अच्छे दाम नहीं ले पाता है। तो कुल मिला के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब एग्रीकल्चर को एक प्रॉफिटेबल वेंचर बनाने से रोकती हैं। लेकिन अगर हम इन सारी समस्याओं का एक वैश्विक स्तर पर एक सस्टेनेबिलिटी का के साथ में अगर हम समाधान लेके आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है कि शायद हम देश के उन किसानों की मदद कर पाएंगे जो कहीं ना कहीं मार्जिनल ज़मीन होने के कारण आज माइग्रेशन होने की कगार पर हैं, या काफ़ी हद तक वो तैयारी कर चुके हैं। लेकिन अगर आप इस बात को गंभीरता से समझते हैं और सुनते हैं और जहन में उतारते हैं, तो शायद हम ये परिवर्तन देश में ला पाएँ, और उन छोटे किसानों के लिए एक इनकम का अच्छा मॉडल उनको दे पाएँ और बता पाएँ, समझा पाएँ, तो शायद उनकी ज़िंदगी और उनके संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। साथियों, आज हमें ये सब करने की आवश्यकता है। मैं बात करने जा रहा हूँ मल्टी लेयर के एक ऐसे मॉडल के बारे में जो एक वैश्विक स्तर पर सभी तरह के किसानों के बीच में होने वाली समस्याओं का समाधान करता है। अगर हम इस मॉडल को चर्चा में लेके आए, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसको थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। अगर आप आधा घंटा अपने कि पूरी दुनिया का जलवायु परिवर्तित हो चुका है, और मौसम का प्रभाव न केवल इंसानों पर, पेड़ पौधों पर, पशु पक्षियों पर, जानवरों पर और सभी तरह के जीव जंतुओं पर होता है। लेकिन ये प्रभाव केवल हम तक होता है, और इसका जो प्रभाव है वो प्रभाव हम अपने शरीर पर कैसे रोक पाएँ, उसके लिए हमने तमाम तरह के संसाधन ईजाद किए हैं। और हम उन संसाधनों का प्रयोग करके एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि अगर हमें तेज़ धूप लगती है, तो निश्चित ही आप जानते हैं हम छाता लेके या फिर किसी छत के नीचे रहना पसंद करते हैं। अगर आप पानी बारिश में अगर कहीं पर हैं, तो फिर आप निश्चित ही एक छत के नीचे जो है आश्रय लेने का व्यवस्था ढूंढते हैं। अगर आप बहुत तेज़ ठंड में हैं, तो निश्चित ही है गर्म कपड़ों का सहारा लेते हैं। कुल मिला के मेरी बात कहने का तात्पर्य ये है कि क्या मौसम परिवर्तन का, यानी कि तेज़ ठंड का, तेज़ गर्मी का, तेज़ हवाओं का, तेज़ बारिश का आप पर प्रभाव पड़ता है? जो मतलब एक 50-60 किलो का अच्छा खासा शरीर हमारा होता है, तो क्या आप ज़रा गौर करें कि एक पेड़ पौधे की अगर हम बात करें, जिसका शरीर आपसे अगर हम बहुत छोटे पौधे की बात करें, जैसे पत्ती वाली जो सब्जियां होती हैं, मेथी, पालक, धनिया, चौलाई, या तमाम तरह की जो गोभी वाली सब्जियां होती हैं, या फिर जो भी सब्जियां होती हैं, उनका शरीर आपके शरीर से काफ़ी छोटा होता है आकार में, और उम्र में भी काफ़ी कम होता है। तो क्या सवाल यहाँ पर ये हम अपने आप से कर सकते हैं कि जो प्रभाव मौसम परिवर्तन का हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है, और हम एक कंफर्ट जोन ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो क्या इस मौसम परिवर्तन का प्रभाव इन पेड़ पौधों पर नहीं पड़ता होगा? तो शायद जवाब आपको मिलेगा कि हाँ, शायद पड़ सकता है, क्योंकि ये बात आज तक हमने सवाल के रूप में अपने आप से कभी की नहीं। तो इसलिए कभी हमें ये एहसास भी नहीं हुआ कि शायद ये मौसम का प्रभाव पेड़ पौधों पर
या पशु पक्षियों पर या छोटे मोटे जानवरों पर भी पड़ता होगा। निश्चित ही है, आज हमें सोचने की ज़रूरत है, तो निश्चित है पड़ता है। तो जब अगर पौधों पर ये प्रभाव पड़ता है तो सीधी सीधी सी बात एक है कि जो कंफर्ट जोन आज हम अपनी स्टेमिना को या हम अपनी वर्किंग कैपेसिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए या वर्किंग को मजबूत बनाए रखने के लिए या काम करने के लिए एक अनुकूल वातावरण की खोज करते हैं या एक अनुकूल वातावरण में हम अपना कार्य दक्षता पूर्ण करते हैं, ठीक उसी तरह अगर हम पेड़ पौधों को एक अनुकूल वातावरण दें तो शायद हम पेड़ पौधों से भी उनकी जो ताकत है कार्य करने की, उस ताकत का हम उपयोग कर पाएं और वो उपयोग हमारी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में शामिल होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कंफर्ट जोन हमें काम करने के लिए चाहिए होता है, एक संतुलित वातावरण चाहिए होता है, न तेज धूप चाहिए, न तेज गर्मी चाहिए, न तेज हवा चाहिए, न तेज बारिश चाहिए, न तेज छाया चाहिए, न तेज, मतलब सब कुछ एक संतुलन मात्रा में हमको चाहिए। तो ठीक उसी तरह पौधों को भी एक संतुलित वातावरण चाहिए, और अगर हम पौधों को संतुलित वातावरण दे पाते हैं तो निश्चित मानिए कि आप जो है पौधों के जो कार्य क्षमता है उसको आप भरपूर तरीके से ले पा रहे हैं और आप अपनी इनकम और प्रोडक्टिविटी दोनों को एक साथ में बढ़ा रहे हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये अनुकूल वातावरण हम दे कैसे पाएंगे। तो अनुकूल वातावरण के देने के लिए हम एक ढांचा प्लान करते हैं, जिस तरह से शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तेज धूप है लेकिन कोई गर्मी का एहसास हमको नहीं हो रहा है, और एक अनुकूल वातावरण का हमें एहसास हो रहा है। जितनी धूप हमको एक आवश्यकता है हमारी शरीर या बॉडी के लिए, उतनी धूप हम ले पा रहे हैं, और जितनी छाया और जितनी हवा चाहिए उतनी छाया और हवा भी ले पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम कंफर्ट फील कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होके, तो शायद पौधे भी कंफर्ट फील करेंगे यहाँ पर उग कर। तो ढांचे के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं कि ये बनता कैसे है और इसे बनाया कैसे जाता है। साथियों, इसमें जो है सबसे जो आवश्यक चीज होती है वो होती है बांस और घास। ठीक है, अब बांस जो है ना आपके पास अगर नहीं है तो आप किसी भी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी लकड़ी आपके इर्द गिर्द हो। किसी भी जो है लकड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो यूकेलिप्टस भी हो सकती है, बैम्बू भी हो सकता है, आपकी सूर बबूल भी हो सकता है, या फिर सागवान भी हो सकता है। जो भी आपको सहज और सस्ते दामों में आपके इर्द गिर्द उपलब्ध हो जाए आप उसे उगा सकते हैं, और या तो आप आसपास पड़ोस से जो है ना उसकी व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पौधों को उगने के लिए एक अनुकूल वातावरण की हम तैयारी करते हैं, और इस अनुकूल वातावरण के लिए हम एक ढांचा तैयार करते हैं। जैसे कि हम अपने रहने के लिए एक घर की व्यवस्था करते हैं, जिसमें दीवारें होती हैं, छत होती है, और घर के अंदर के दरवाजे होते हैं, और अंदर की सजावट होती है। तो ठीक इसी तरह जो है हम पौधों के लिए एक घर बनाते हैं, और इस घर के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है कि हम किसी भी लकड़ी या बांस का सहारा लें, और जो बैम्बू होता है वो थिकनेस हमारी 1 से 1.25 इंच के आसपास होनी चाहिए, जो हमने यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप शायद देख पा रहे होंगे। और हाइट जो है ना हम इसकी 9 से 10 फीट बल्कि 11 फीट तक भी हम रख लेते हैं, और इसको हम 5 बाई 6 के डिस्टेंस पर लगाते हैं। मतलब जो हम एक रो और दूसरी रो की बात करते हैं तो वो 5 फीट का डिस्टेंस होता है, और जब हम लाइन में जो बैम्बू होते हैं वो बैम्बू टू बैम्बू की अगर हम बात करते हैं तो वो 6 फीट होता है। तो 5 बाई 6 फीट के एक आइडल पैरामीटर पर हम बांस या लकड़ी जो भी है आपके पास उसका सहारा लेकर नीचे थोड़ा सा 1 से 1.5 फीट का हम पेंट कर देते हैं। कई बार जो है ना मिट्टी में कहीं पर दीमक होता है, और दीमक जो है ना सूखी लकड़ी के लिए या सूखी लकड़ी दीमक का अच्छा आहार होती है या भोजन होती है। सो दीमक इस पे ना लगे, अगर हम पेंट लगा देते हैं तो दीमक फिर इसको अपना आहार नहीं बनाता है। तो हम जितना बैम्बू ज़मीन के अंदर डालना है 1 से 1.25 फीट, उतने में हम जो है पेंट कर देते हैं। और पेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप जो रोडों पर
डामर इस्तेमाल किया जाता है, वो सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको वो मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ना मिले तो आप दरवाज़ों पर जो पेंट होता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो करके हम इसको 5 बाई 6 फीट के डिस्टेंस पर लगाते हैं। जिस तरह से हम घर की जो बॉर्डर बनाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले नंबर नींव डालते हैं, और नींव के साथ में फिर पिलर्स होते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे कि जो हमारे पिलर्स होंगे, मतलब जो कॉलम होंगे, वो सबसे आखिरी वाले बेम्बू की बॉर्डर होगी, जहाँ से या ये कह सकते हैं कि जो पहला रो का बेम्बू होगा वो हमारी बॉर्डर मानी जाएगी। और उस बॉर्डर पर हम क्या करेंगे, चारों तरफ पहले 5 बाई 6 के डिस्टेंस पर हम अपने बेम्बू लगा लेंगे। जो नापतोल है वो पूरी तरह से लेआउट प्रॉपर करके, वो करके हम बेम्बू सारे चारों तरफ जो है ना लगा लेंगे। इसमें देखो एक बेसिक जो चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि सबसे पहले नंबर तो जो है आपको फील्ड की क्लीनिंग पार्ट देखना होता है। मतलब फील्ड को पहले क्लीन करना होता है। अगर हम कहें कि इस मॉडल को बनाने से पहले हमें क्या करना चाहिए और पहला स्टेप क्या होना चाहिए, तो पहला स्टेप आपका होता है कि हम फील्ड को क्लीन करें, साफ सुथरा करें। अगर आपके खेत में कोई बड़े पत्थर या झाड़ियाँ या किसी तरह का कोई भी अनुपयोगी वस्तु पड़ी हुई है तो उसको हटाना क्लीनिंग पार्ट में आएगा। तो हम उसको पहले क्लीन कर लेते हैं, फिर उसका हम लेबलिंग देखते हैं कि अगर हमने कोई पार्ट हटाया है और कहीं पर अगर ऊंचा नीचा स्थान हो गया है तो उसको हमें फिलअप करके लेबलिंग करना। फिर तीसरा स्टेप होता है कि हम जो है ना उसमें ट्रीटमेंट लगाएं। ट्रीटमेंट लगाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि मिट्टी में जो है ना जो भी हम फसल लगाते हैं उसके अवशिष्ट पड़े रहते हैं, और वो अवशिष्ट अगली फसल के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं और लाभकारी भी हो सकते हैं। लेकिन अक्सर केसेस में जमीन के अंदर अवशिष्ट के साथ में पैथोजन नाम के हानिकारक बैक्टीरिया जमीन के अंदर रह जाते हैं, जो अवशेष के रूप में पड़े रहते हैं। और वो हानिकारक बैक्टीरिया जो है अगली फसल के लिए फंगस का कारण बनते हैं, ठीक है। तो हमको पहले क्या करना होता है कि कोई भी फसल बोने से पूर्व हमें ट्रीटमेंट करना होता है, और ये हर साल आपको करना ही चाहिए। और उसके लिए 100 किलो चूने की डस्ट और 50 किलो नीम का पाउडर, ये एक कॉमन ट्रीटमेंट है जो पूरे हिंदुस्तान में सभी लोग अपने खेतों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पीएच वैल्यू सामान्य है तो फिर आप 100 किलो चूने का प्रयोग आप करें। अगर पीएच वैल्यू आपकी ज़्यादा या कम है तो चूने का प्रयोग फिर कम भी हो जाएगा या फिर नहीं भी होगा। अगर यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करें तो अगर पीएच वैल्यू अगर 7.5 से ऊपर आपकी जा रही है तो चूने का प्रयोग फिर नहीं होगा, और अगर 6.5 से कम जा रही है तो चूने का प्रयोग फिर बढ़ता जाएगा। तो अगर एक नंबर आपका कम होता है तो लगभग 100 किलोग्राम, सॉरी आधा नंबर अगर कम होता है तो 100 किलोग्राम डोज आपकी मिट्टी में बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर 6.5 आपका पीएच वैल्यू मिट्टी का है तो 100 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से चूना पाउडर लगेगा। और अगर 6 आपका पीएच वैल्यू आ रहा है तो फिर 100 किलो और बढ़ जाएगा, मतलब फिर 200 किलो इस्तेमाल होगा। और अगर फिर आधा नंबर और कम हो गया, मतलब 5.5 हो गया, तो 100 किलो और बढ़ जाएगा। तो आधा नंबर कम होगा तो 100 किलो चूने का डोज बढ़ता जाएगा। ये आप ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल करें, और ट्रीटमेंट करने के बाद इसको मिट्टी को पूरी तरह से जोत दीजिए, मतलब मिट्टी में इसको मिक्स कर दीजिए, ताकि जो है ना ज़मीन के अंदर की जो प्रोसेस है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म करने की प्रोसेस है, वो पूरी तरह से होने लग जाए। और ये ट्रीटमेंट करने के बाद कोशिश ये होनी चाहिए कि मिट्टी में कम से कम 10 से 15 दिन की धूप लग जाए। अगर ये परिस्थिति नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट करके और फिर आप अपना फसल की बुआई भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि 10 से 15 दिन का गैप मिल जाए, ताकि ट्रीटमेंट का जो लाभ है वो पूर्णतः आपको मिले, ठीक है। तो ट्रीटमेंट करने के बाद फिर होता है फोर्थ स्टेप हमारा लेआउटिंग। और लेआउट में हम क्या करते हैं कि पूरे खेत का नापतोल करते हैं, और नापतोल करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा खेत कितने बाई कितने फिट का है। अगर डिस्टेंस आपकी एक जैसी तो हो नहीं सकती है, सभी के खेत की अलग अलग होगी। किसी का खेत स्क्वायर होगा, किसी का रेक्टेंगल होगा, किसी का गोल होगा, अलग अलग शेप में सबके खेत होंगे। तो लेआउट डालते समय आपको पहले नंबर एक बेसिक चारों तरफ कॉर्नर पे आपको नाप लेनी है, आपकी मेड़ टू मेड़, कि भाई हमारा खेत की जो लंबाई है वो इतनी है, चौड़ाई इतनी है।
आजू की चौड़ाई इतनी है, बाजू की चौड़ाई इतनी है, लेफ्ट राइट में चारों तरफ की दिशाएं आपने नाप ली। और दिशाएं नापने के बाद अब आपको 5 बाई 6 फीट पर अपना जो स्ट्रक्चर है वो प्लान करना है। तो आपको उस 5 बाई 6 फीट के डिस्टेंस और आपने अपनी नापी हुई चारों तरफ की दिशाओं में लेआउट को फिक्स करना है। इसका मतलब ये है कि पहले तो ये तय होगा कि 5 बाई 5 किस डायरेक्शन में लगेंगे और 6 बाई 6 किस डायरेक्शन में लगेंगे। मतलब 6 6 फीट पर जो होल हैं वो किस डायरेक्शन में बनेंगे और 5 5 फीट पर जो होल है वो किस डायरेक्शन में बनेंगे। तो यहाँ पर ये आप बहुत आसानी से तय कर सकते हैं। अगर आप लेयर फार्मिंग कर रहे हैं तो फिर आपको ये देखना है कि आपके खेत का स्लोप किस डायरेक्शन में है। अगर आपकी मिट्टी दोमट है, सैंडी है, रेतीली है, या फिर ब्लैक कॉटन है, या फिर जो भी मिट्टी का कैरेक्टर है आपके खेत में, अगर ढाल आपका जिस भी डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपको बेड बनानी है। तो ये आपसे फिर तय हो जाएगा आपके खेत को देखते हुए कि भाई हमारा ढाल जो है ना पूरब से पश्चिम की तरफ है। इसका मतलब ये है कि पूरब से पश्चिम में जो है ना लाइन वाले बैम्बू डलने हैं। मतलब 6 बाई 6 फीट के डिस्टेंस का बैम्बू का नाप यहाँ पर डलना है। और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में आपका 5 बाई 5 का निकल आएगा कि जिस डायरेक्शन में ढाल नहीं है उसमें 5 बाई 5 पे गढ़ना है। तो ऐसे करके 5 बाई 6 का आपका लेआउट निकल आएगा। अब आपकी जो दिशाएं हैं उन दिशाओं का जो भी नापतोल है उस नापतोल में आपको 6 6 फीट की सिमेट्री बिठानी है और 5 5 फीट की सिमेट्री बिठानी है। अगर 5 फीट की सिमेट्री और 6 फीट की सिमेट्री में कहीं पर भी आपको लगता है कि यार 1 2 फीट जगह हमारी एक्स्ट्रा बच रही है, तो हम फिर वो 1 2 फीट पर कम डिस्टेंस करके जो है बैम्बू को नहीं लगाएंगे, उतनी जगह हम बाहर की तरफ छोड़ देंगे। और जब भी हम अपनी बॉर्डर पे लेआउट करेंगे या पूरे खेत का लेआउट करते हैं, तो जब हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से अपना पॉइंट का बेस बनाना, वहाँ से हमें खेत के चारों तरफ 5 फीट के आसपास का डिस्टेंस हमें छोड़ना पड़ता है। क्योंकि वो डिस्टेंस छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर की जो मजबूती है, क्योंकि हवा जब चलती है तो चारों तरफ जो है हवा का फोर्स लगता है, किसी भी डायरेक्शन से हवा चल सकती है और ये स्ट्रक्चर गिर भी सकता है। तो इस स्ट्रक्चर की मजबूती के लिए हम लोग खेत के चारों तरफ जहाँ से हमारा नापतोल शुरू होता है उस नापतोल से 5 फीट चारों तरफ हम डिस्टेंस को छोड़ देते हैं। और इस डिस्टेंस में हम क्या करते हैं कि एंगल लगाते हैं। एंगल का मतलब होता है स्टे लगाना, ठीक है। तो लोहे के एंगल जो होते हैं एल शेप के, वो आप ले लीजिए, रिजेक्टेड वाले ले लीजिए पुराने, तो बहुत सस्ते मिल जाते हैं आसानी से। और 2 से 2.5 फीट का एंगल आप लेके और अपोजिट डायरेक्शन में उसे खूंटे के रूप में लगाना होता है। 20-20 फीट के अंतर से आप अगर ये एंगल चारों तरफ लगा देंगे तो ये मजबूती के लिए आपके स्ट्रक्चर का आधार बनता है। और इसमें हम फिर वायर को खींच के बांधते हैं। तो जैसे हमने चारों तरफ बैम्बू लगाए और बैम्बू के ऊपर हम क्या करेंगे, एक नींव डालेंगे। नींव जैसे हम जब घर की दीवार बनाते हैं तो क्या करते हैं, चारों तरफ हम जो है ना एक नींव बीम भरते हैं, जिसे हम बीम भी कहते हैं। उस बीम के रूप में हम क्या करते हैं, जो हमारी हाइट होती है इस हाइट से आधा फीट का मार्जिन रख के इस हाइट पे लगभग 6.5 फीट की एक आइडल हाइट पे हम वो बीम के रूप में एक बैम्बू डालते हैं खेत के चारों तरफ। तो जो भी आपको ये स्ट्रक्चर या ढांचा दिख रहा है उस स्ट्रक्चर के ढांचे के लगभग 6 से 6.5 फीट हाइट पर खेत के चारों तरफ हमने जो है ना एक आड़ा बैम्बू बीम के रूप में लगा रखा है। और ये बैम्बू जो है आपका बीम का काम करता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये जो बैम्बू है इसको हम बीम बैम्बू बोलते हैं। और ये हमारे स्ट्रक्चर के एकदम जस्ट कॉर्नर पे लगता है ऊपर 6.5 फीट की हाइट पर। और इसी बैम्बू से फिर हम क्या करते हैं कि पीछे की साइड जो हमने एंगल लगा रखे हैं उसको हम इसमें वायर बांध के और खींच के जो है ना पीछे की तरफ जो है 20-20 फीट के अंतर से बांध देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो ये स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, अगर हमने इसको लॉक करके और पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में एंगल से हमने लगा दिया तो ये जाके फिर कहीं पर भी ये स्ट्रक्चर चारों तरफ नहीं भगने वाला किसी भी तरह की डायरेक्शन में। अब जब हमने इसको पीछे की तरफ इसको खींच दिया
तो जो हमारी रो बनी हुई है, मतलब 6-6 फीट वाले जो बेम्बू है हमारे, उस बेम्बू पर हम ये इसमें 16 गेज का या 18 गेज का वायर लेते हैं, और 18 गेज या 16 गेज के वायर को सीधा हम इसी वाले बेम्बू पे बांधते हैं, और स्ट्रेट जो है ना लाइन टू लाइन करके बेम्बू टू बेम्बू ले जाके आखिरी वाली बेम्बू जो हमने बीम वाला बेम्बू है उससे जाके बांध देते हैं। और ऐसे जो है ना जितनी भी रो हमारे खेत में बनती हैं उन सभी रो में हम यही काम करते हैं, ताकि जो है ना ये एक तरह से जाला